नमस्कार, फिर से स्वागत है बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है नितिन जाट और हम एक नया टॉपिक लेके आपके सामने हाजिर हैं जिसका नाम है माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर, यानी कि जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव। जैव उर्वरक आप जानते हो खेतों में जो खाद वगैरह यूज लेते हैं वो, और जैव का मतलब होता है जीव। ठीक है, तो जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव का क्या मतलब हुआ? जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव, जब हमारे हरित क्रांति शुरू हुई तो हमने हरित क्रांति के दौरान अंधाधुंध रासायनिक उर्वरकों का यूज किया। ठीक है, जो मृदा का उपजाऊपन बढ़ाते थे। लेकिन रासायनिक उर्वरकों की एक समस्या है कि उससे हमारे खेत में जो लाभकारी कीट पतंगे और लाभकारी जीव जंतु, जीवाणु, कवक वगैरह होते थे, जो हमारी मृदा के उपजाऊपन को प्राकृतिक रूप से बढ़ाते थे, नेचुरली इंक्रीज करते थे, वो सब खत्म होते गए और हमारी जमीन है वो ऊसर जमीन में बदलती गई। धीरे धीरे उपजाऊपन खत्म हो गया। मिट्टी की ऊपरी परत है वो पूरी की पूरी क्या हो गई बेटा? पूरी की पूरी धूल में कन्वर्ट होती गई, यानी कि रेत में कन्वर्ट होती जा रही है। इसलिए आज की समस्या, आज जो केमिकल फर्टिलाइजर है या रासायनिक उर्वरक है, उनका जवाब है वो साइंटिस्ट या जो वैज्ञानिक लोग हैं, बायोलॉजिस्ट वगैरह हैं, एग्रीकल्चर करने वाले लोग हैं, वो बायो फर्टिलाइजर या जैव उर्वरक के रूप में ढूंढ रहे हैं। जैव उर्वरक पुराने टाइम से, हमारा जो पुराना दादा परदादा के टाइम पे उस पीढ़ी में जो खेती होती थी उसमें भरपूर यूज हुआ करता था जैव उर्वरक का। जब हम रबी और खरीफ की फसलें किया करते थे, आजकल रबी और खरीफ की फसल केवल गांवों तक सीमित हो गई है, उन किसानों तक जिनके पास पर्याप्त संसाधन, पर्याप्त जल नहीं है कि वो वर्ष भर सब्जियों वगैरह का उत्पादन कर सकें। वही केवल रबी और खरीफ की फसल पैदा कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के समय में सरकार पे भी दबाव है और रासायनिक उर्वरकों का एक प्रतिस्थापन ढूंढना, और किसानों को भी ये चीज रास आ रही है कि जीव जंतु, ऐसे सूक्ष्म जीव ढूंढे जाएं जो प्राकृतिक रूप से हमारी जमीन की हमारी जमीन के उपजाऊपन को बढ़ाते हैं। उनको किसान मित्र भी बोला जाता है, जैसे केचुए को बोलते हैं ना, वैसे ये सब किसान के मित्र होते हैं, किसान के मित्र होते हैं, है ना। बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स, है ना, कुछ ऐसे, जैसे मान लीजिए आप कीटनाशक और पीड़कनाशक लाते हो खेत में, है ना, तो कोई कीट पतंगा आपके खेत में लग गया, मान लीजिए ये फसल है आपकी और कोई एक कीट पतंगा आपकी फसल में लग गया, बहुत सारे ऐसे समान प्रकार के कीट पतंगे, आप क्या लाए? आप रासायनिक उर्वरक लाए, रासायनिक कीटनाशी लाए और उसको पूरे खेत में छिड़काव कर दिया आपने। ठीक है, उससे ये तो खत्म हो गया, जो आपको मारना था वो सूक्ष्म जीव खत्म हो गया, लेकिन उसके साथ साथ जमीन में बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो आपकी जमीन को फायदा पहुंचाते हैं, आपकी जमीन को लाभ पहुंचाते हैं, आपकी जमीन के उपजाऊपन को बढ़ाते हैं, वो भी खत्म हो गए। इसलिए वैज्ञानिकों पे दबाव बढ़ा कि इस रासायनिक पर जो पेस्टिसाइड है या कीटनाशी है उसका कोई जवाब ढूंढा जाए, और इसका जवाब उन्होंने फिर से जो जीव जंतु थे उनसे देखा। जैसे एक लेडी बर्ड, एक बीटल होती है बेटा, है ना, वो क्या करती है बेटा? एफिड जो होते हैं, है ना, उनको खत्म कर देती है, कीट पतंगे होते हैं उनको। तो आप क्या कीजिए, लेडी बर्ड को छोड़ दीजिए, लाइए और लेडी बर्ड को खेत में छोड़ दीजिए बेटा, वो क्या करेगी? इन कीट पतंगों को खा जाएगी। अब आपके खेत के अंदर ये एफिड है तो केवल ये उन्हीं को खाएगी, आपके लाभ वाले जो जीव जंतु हैं उनको नहीं खाएगी। ठीक है, ऐसे ही ड्रैगन फ्लाई जो होती है, ड्रैगन फ्लाई होती है वो मच्छरों को खाती है बेटा। अब आपके खेत में अगर मच्छर ज्यादा हो गए हैं तो आपको उसके लिए स्प्रे करने की जरूरत नहीं है केमिकल पेस्टिसाइड की, यानी कि रासायनिक कीटनाशक की। आप ड्रैगन फ्लाई छोड़ दीजिए, वो मॉस्किटो को या मच्छरों को अपने आप खत्म कर देगी, है ना। ऐसे ही क्या है, मार्केट में आजकल एक जीवाणु है बेसिलस थुरनजेनेसिस, ये अलग अलग अंडरलाइन है, बेसिलस थुरनजेनेसिस, इसके बीजाणु हैं वो मार्केट में सुगंधित पैकेट के रूप में मिलते हैं। उनको आप लाइए और उनको आप पानी में मिलाइए, और जो प्रभावित जो पादप हैं जिनके ऊपर तितली का, है ना, जो तितली वगैरह है, बटरफ्लाई वगैरह है ना, उसके लार्वा, बटरफ्लाई का एक लार्वा होता है, कैटरपिलर लार्वा होता है, उसको कंट्रोल करना है तो आप जाइए, उसके स्पोर हैं सुगंधित पैकेट के रूप में, बीटी के नाम से मिलते हैं, उनको लाइए, उनको पानी में मिलाइए और पूरे खेत पे, है ना, जो सरसों के खेत होते हैं, कपास वगैरह के खेत होते हैं, उन पे छिड़क दीजिए। अब क्या हुआ कि जैसे ही ये कैटरपिलर लार्वा उस पत्ती को खाएगा तो उसके अंदर ये बीटी के स्पोर जाएंगे बेटा, और ये बीटी के स्पोर उस लार्वा के अंदर जाके क्या करेंगे? उसकी आंख में छेद कर देंगे और उसकी वजह से वो लार्वा मर जाएगा। तो केवल कैटरपिलर लार्वा खत्म हुआ, दूसरे कोई नहीं हुए। ठीक है ना, समझ में आ गई बात? ऐसे ही आजकल आप देखते हो बीटी कपास,
बीटी आप देखते हो ये बैंगन, बीटी ब्रिंजल जिसको बोलते हैं, बीटी टोमेटो वगैरह ये सब आते हैं, है ना। उसमें क्या होता है बेटा, जैसे मान लीजिए खेत में आपको फसल बनानी है, जैसे कपास उगानी है, तो आप कपास की जो सेल है उसमें आप क्या कीजिए, उसके डीएनए में ही वो चीज डाल दीजिए जिसकी वजह से इसकी आंत में छेद हो रहे हैं, कैटरपिलर लार्वा है उसकी आंत में जो छेद हो रहे हैं, कुछ तो ऐसा रहा होगा बेसिलस thuringiensis में, जो क्या करता है उसकी आंत्र में छेद कर देता है, किसमें, कैटरपिलर लार्वा में, जिसको बोलते हैं बीटी टॉक्सिन, है ना। एक प्रोटीन होती है क्राई प्रोटीन, है ना, क्राई प्रोटीन होती है, वो क्या करती है उसकी आंत को छेद कर देती है, और ये क्राई प्रोटीन बनती कहाँ पे है, बेसिलस thuringiensis के अंदर बनती है। तो इस क्राई प्रोटीन को बनाने वाला जो डीएनए खंड है, यानी कि जो जीन है, उसको आप क्या कर दो, कपास की सेल में ट्रांसफर कर दो, कपास की कोशिका में ट्रांसफर कर दो, और उस कपास की कोशिका से एक नया कपास का पौधा बना दो, जिसको बोलते हैं बेटा फिर बीटी कपास, है ना। यानी कि उस बीटी कपास में क्या है, खुद के अंदर ही वो टॉक्सिन बनाने वाला जीन है। तो अब उसके ऊपर आपको बेसिलस thuringiensis के बीजाणुओं का स्प्रे करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही अंदर जहर बना रही है, किसके लिए, कैटरपिलर लार्वा के लिए। अब जैसे ही बटरफ्लाई का कैटरपिलर लार्वा उसको खाएगा, कॉटन को या कपास को, तो उसकी आंत के अंदर ये जो खाया हुआ भाग है, पत्ती वगैरह, वो जाएगी, और उसके अंदर बीटी टॉक्सिन भी होगा, वो टॉक्सिन उसकी आंत में छेद करेगा और वो मर जाएगा। इसकी वजह से वो पेड़ पौधों को खाना ही बंद कर देते हैं, है ना। ये है बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग है, ये आधुनिक है ना, बहुत आधुनिक प्रयोग है, ठीक है। तो यहाँ पे भी काम आ रहे हैं, देखो सूक्ष्म जीव। ऐसे ही ट्राइकोडर्मा एक फंगस है, ट्राइकोडर्मा एक कवक है, ध्यान रखिएगा, जो प्लांट पैथोजेंस को, यानी कि जो पादप रोगाणु हैं उनको कंट्रोल करने के लिए काम में लिया जा रहा है आजकल, है ना। ऐसे ही एक वायरस है बैक्यूलो वायरस, बैक्यूलो वायरस का वंश है ना, बैक्यूलो वायरस का वंश है न्यूक्लियोपोलीहेड्रो वायरस, है ना। यानी कि बैक्यूलो वायरस जिस वंश से बिलोंग करता है उसका नाम है न्यूक्लियोपोलीहेड्रो वायरस, है ना। ध्यान रखिएगा, ये भी इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए, इंसेक्ट और आप बोल सकते हो आर्थ्रोपोडा, है ना। आप सब जानते हो आर्थ्रोपोडा का नाम आपने सुना हुआ है ना, जैसे एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, ये सब होते हैं। तो एक संघ है आर्थ्रोपोडा, वो आर्थ्रोपोडा भी कंट्रोल होता है बैक्यूलो वायरस से। तो अगर आपके पेड़ पौधों पे इंसेक्ट्स के, कीट पतंगों का इन्फेक्शन हो रहा है, सॉरी कीट पतंगे आक्रमण कर रहे हैं, आर्थ्रोपोड आक्रमण कर रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, इस बैक्यूलो वायरस का स्प्रे कर दीजिए मार्केट से लाके। अब ये क्या करेंगे, इन आर्थ्रोपोड को या इंसेक्ट को खत्म करेंगे, और जो काम के जीव जंतु हैं या काम के जो जीव हैं हमारे खेत में, उनको खत्म नहीं करेंगे, है ना। और ये बहुत स्पेसिफिक होते हैं, बैक्यूलो वायरस होते हैं ना, वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं, इनका बहुत संकरा स्पेक्ट्रम होता है। आप जानते हो ना, ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम में अंतर। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स पर यूज लिया जाता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो बहुत सारे सूक्ष्म जीवों पर या बहुत सारे जो टारगेटेड ऑर्गेनिज्म है उन पे काम करे, यानी कि ऐसी एंटीबायोटिक जिनको आप बहुत सारे संक्रमणों में ले सकते हो। और नैरो स्पेक्ट्रम ऐसी एंटीबायोटिक होती है जो पर्टिकुलर, जिसका संकरा स्पेक्ट्रम, यानी कि वो एक पर्टिकुलर रोगाणु के खिलाफ काम करेगी। ऐसे ही बैक्यूलो वायरस होता है ना, ये नैरो स्पेक्ट्रम का वायरस होता है, जो क्या करता है, एक पर्टिकुलर इंसेक्ट और आर्थ्रोपोड के लिए अलग बैक्यूलो वायरस होगा, वो उसको मारेगा केवल, उसके अलावा किसी को नहीं मारेगा। मतलब हमने अगर उस वायरस को खा लिया, आ रही बात समझ में, तो हमें भी वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा, केवल इस इंसेक्ट को या आर्थ्रोपोड को नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए इसको समाकलित पीड़क प्रबंधन जो होता है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, एक प्रोजेक्ट है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, आईपीएम बोलते हैं, समाकलित पीड़क प्रबंधन, उसमें भी काम में लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए बैक्टीरिया एज बायो फर्टिलाइजर में देखिए सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो होते हैं, सहजीवी बैक्टीरिया, आपने नाम सुना हुआ है राइजोबियम, किसमें होता है, राइजोबियम किसमें होता है बताइए। देखिए सिम्बायोटिक जो राइजोबियम होता है, सॉरी सिम्बायोटिक बैक्टीरिया राइजोबियम जो होता है, वो आपको सबको पता है, ये लेग्यूम पादपों की जड़ों में, मटर हो गया, चना हो गया, ग्वार हो गया, इन पादपों की जड़ों में सहजीवी रूप से नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, यानी कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पौधे को उपलब्ध कराता है। सहजीवी रूप से संबंध रहता है, सहजीवी का मतलब होता है पादप और राइजोबियम दोनों के बीच में ऐसा संबंध होता है जिसमें पादप भी फायदे में रहता है और राइजोबियम भी फायदे में रहता है, ठीक है। तो पादप क्या प्रोवाइड करता है, राइजोबियम को खाना प्रोवाइड करता है, और राइजोबियम पादप को क्या प्रोवाइड करता है, नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है और ये खाना प्रोवाइड करता है, ठीक है। आ गई बात समझ में। ऐसे ही जीवी नाइट्रोजन स्थिरकारी भी होते हैं, जैसे एजोस्पाइरिलम है, एजेटोबैक्टर है, तो आप लिखेंगे फ्री लिविंग जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं,
एजोस्पाइरिलम और एजेटोबैक्टर है ना। सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकारी कौन है? राइजोबियम है, जो लेग्यूम पादपों की जड़ों में करता है। फ्री लिविंग बहुत सारे हैं बेटा, है ना। और सिम्बायोटिक में भी आपकी किताब में केवल ये राइजोबियम दे रखा है, बहुत सारे होते हैं। जैसे फ्रेंकिया होता है ना, वो भी अल्नस की जड़ों में। एक एजो राइजोबियम होता है, ये तो लेग्यूम पादप तो जड़ों में नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। और एक एजो राइजोबियम होता है, वो तने में या प्रो में, ऊपर वाले भाग में, यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ठीक है। ऐसे ही फ्रेंकिया होता है, वो अल्नस की जड़ों में। फ्रेंकिया एक एक्टिनोमाइसिटीज है, जो अल्नस एक प्लांट है, उसकी वहां पे उसके नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है उसके अंदर। ठीक है। ऐसे ही कुछ फ्री लिविंग बैक्टीरिया है, एजोस्पाइरिलम और एजिडोबैक्टर, यानी कि ये मुक्त जीवी रूप से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। इनको किसी पादप के अंदर सहजीवी रूप से रहने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ओके, तो ये क्या करते हैं बेटा? इंक्रीज नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सोइल, यानी कि मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाते हैं। भाई जड़ों में नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे, वायु की नाइट्रोजन को लेंगे और जड़ों में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाएंगे उसको। तो जड़ अल्टीमेटली, आप जड़ तो काटते नहीं हो, जैसे आप ना तो इसकी मटर की जड़ को काटते हो, ना आप चने की जड़ को काटते हो, उसको आप मृदा में ही छोड़ देते हो, तो मृदा का उपजाऊपन नहीं बढ़ाता है, मृदा में नाइट्रोजन बढ़ाएगा। ठीक है। ऐसे ही माइकोराइजा का आप नाम सुना होगा। माइकोराइजा भी क्या है? एक सहजीवी संबंध है। माइकोराइजा भी एक सहजीवी संबंध है। किसके बीच में? माइकोराइजा है वो सहजीवी संबंध है बेटा, उच्च पादपों की जड़ों के साथ। किसका? कवक का। आ रही बात समझ में? इसमें एक कवक होता है, मुख्यतः कवकों का वंश कौन सा होता है बेटा? ग्लोमस वंश की कवक होती है, जो पादपों के साथ माइकोराइजियल एसोसिएशन में रहती है ना। ग्लोमस जीनस होता है मेनली इनका। इसमें क्या होता है बेटा? पादप की जड़ों में कवक रहते हैं। मान लीजिए ये पादप है, ये जड़ है, तो इसकी जड़ों के साथ ऐसे कवक होते हैं, वो बहुत सारे जाल बना लेते हैं। इससे क्या फायदा होता है बेटा? पादप को कवक होते हैं वो खनिज लवण प्रोवाइड करते हैं, जैसे फोस्फेट, मेनली फोस्फेट प्रोवाइड करता है ना। और पादप उसको क्या प्रोवाइड करता है? कवक को भोजन प्रोवाइड करता है। दोनों को लाभ पहुंच रहा है। आज बात समझ में? देखिए, कवक है वो पादप को क्या प्रोवाइड कर रहा है? फोस्फेट प्रोवाइड कर रहा है, खनिज लवण प्रोवाइड कर रहा है ना। इसकी जल अवशोषण के लिए सतह बढ़ा दे रहा है, तो ये ज्यादा पानी को अवशोषित कर पा रहा है, ज्यादा खनिज लवणों को अवशोषित कर पा रहा है। और पादप कवक को क्या फायदा पहुंचा रहा है? उसको भोजन पकड़ा रहा है, उसको आवास दे रहा है, रहने के लिए जगह दे रहा है। आगे बात आपको समझ में? तो ये भी एक सहजीवी संबंध है ना। और सहजीवी संबंध में भी अविकल्पी सहजीवी संबंध है, मतलब जिन पादपों का कवकों के साथ संबंध रहता है, माइकोराइजा का एसोसिएशन रहता है, वो पादप अविकल्पी रूप से इस पे डिपेंडेंट रहते हैं, इस कवक के ऊपर। यानी कि ये कवक नहीं हो ना, तो ये पादप सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, है ना। बीएससी वाले बच्चे आगामी कक्षाओं में अच्छे से पढ़ेंगे कि माइकोराइजा के बिना सर्वाइव क्यों नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि जैसे कुछ ऑर्किड वगैरह होते हैं, कुछ ऑर्किड के पेड़ होते हैं ना, वो इस माइकोराइजा के एसोसिएशन के बिना वो ही नहीं हो पाते, है ना, पैदा अंकुरित ही नहीं हो पाते। समझ में आ रही है बात? तो वो एकदम अविकल्पी रूप से ओब्लिगेटली डिपेंडेंट है ना। और इसीलिए ये सहजीवी संबंध है, सहोपकारिता का संबंध है पादप और कवक के बीच में। ये ध्यान रखना है कि कवक मुख्यतः ग्लोमस वंश की होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई एंड प्लांट्स। फंजाई अब्जॉर्ब फास्फोरस फ्रॉम सॉइल एंड प्रोवाइड इट टू प्लांट। तो फंजाई फास्फोरस को जमीन से अब्जॉर्ब करती है और उसको प्लांट को प्रोवाइड करती है, प्लांट बदले में उसको भोजन देता है। ठीक है। ऐसे ग्लोमस इज ए जीनस ऑफ माइकोराइजल फंजाई प्रेजेंट इन प्लांट रूट्स, यानी कि जो माइकोराइजा में जो फंजाई अंश है, यानी कि जो कवक वाला भाग है, वो मुख्यतः ग्लोमस वंश के सदस्यों द्वारा निर्मित होता है। ठीक है। ऐसे ही आप साइनोबैक्टीरिया, जिसको आप नील हरित शैवाल बोलते हो, नील हरित शैवाल बोलते हो, ठीक है, नील हरित शैवाल बोलते हो। यहाँ पे मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ। पादप और कवक के बीच में संबंध है माइकोराइजा का, जिसमें कवक क्या प्रोवाइड करता है? फोस्फेट, और बदले में पादप क्या प्रोवाइड करता है? भोजन। ठीक है, तो ये सहजीवी संबंध है। साइनोबैक्टीरिया, या साइनोबैक्टीरिया को आप क्या बोल देते हो बेटा? ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोल देते हो, नील हरित शैवाल भी बोल देते हैं ना साइनोबैक्टीरिया को। तो आप इसको BGA भी बोल देते हो कई बार, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी या नील हरित शैवाल, है ना। ये क्या करते हैं बेटा? ये नाइट्रोजन को भी फिक्सेशन करते हैं, ये भी नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, है ना। जो वातावरणीय नाइट्रोजन, भाई वातावरण में नाइट्रोजन है वो 78% है, और फिर भी पादपों में कमी है। और हमारे अंदर नाइट्रोजन एसेंशियल है। आपके DNA है वो नाइट्रोजन से बने हुए हैं, नाइट्रोजन बेस। आपका प्रोटीन है उसमें एसेंशियल है नाइट्रोजन। हर एक प्रोटीन में, हर एक अमीनो एसिड में नाइट्रोजन जरूरी है, एमिन पार्ट होता है।
तो हमारे अंदर हर एक सेल को बनाने के लिए नाइट्रोजन सबसे अनिवार्य होता है कार्बन हाइड्रोजन के बाद। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो उसके लिए हमें नाइट्रोजन कहां से मिलेगा, हम वायु से तो नाइट्रोजन ले नहीं सकते भाई, वायु में 78% है, पर हम वो काम में नहीं ले सकते, तो हमें वो ऑर्गेनिक रूप में चाहिए, कार्बनिक रूप में चाहिए। और वो कार्बनिक रूप में हमें कौन देता है, पादप देते हैं। पादप कहां से लेते हैं, जमीन से लेते हैं। जमीन में कौन देता है, यही राइजोबियम देते हैं, यही साइनोबैक्टीरिया या बीजीए देते हैं। ठीक है, तो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यानी कि वातावरणीय नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, है ना। और पैडी फील्ड्स में बहुत ज्यादा, जैसे आप ये देखते हो चावल के खेत होते हैं वो पानी से भरे हुए रहते हैं, तो उस पानी से भरे हुए पार्ट में बहुत सारे साइनोबैक्टीरिया होते हैं, जैसे एनाबिना भी मिल जाएगा, नोस्टोक भी मिल जाएगा, ओसिलोटोरिया भी मिल जाएगा, एलोसीरा भी मिल जाएगा। ठीक है, एलोसीरा बहुत ज्यादा मिलता है। तो ये पैडी फील्ड्स में भी बहुत ज्यादा मिलते हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। चावल के खेतों में, धान के खेतों में नाइट्रोजन फिक्स करते हैं साइनोबैक्टीरिया, जैसे एलोसीरा, ओसिलेटोरिया, नोस्टोक, एनाबिना, ये सभी मिलते हैं। एलोसीरा थोड़ा ज्यादा मिलता है। ठीक है बेटा, चलिए जब आप बीएससी की उच्च कक्षाओं में जाएंगे ना, तब सबसे पहले प्रैक्टिकल यही दिखाते हैं आपको, एनाबिना, नोस्टोक, ओसिलेटोरिया, है ना, और एलोसीरा वगैरह यही दिखाते हैं। तो ये बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज होते हैं। अब इनको यूज करने से देखो क्या फायदा हुआ कि आपको नाइट्रोजन का जो खाद आप लाते हो, आप जानते हो खाद, है ना, एनपीपी वगैरह लाते हैं आप, वो डालने की जरूरत नहीं पड़ती। आप एनाबिना वगैरह होते हैं तो वो ऑर्गेनिकली, है ना, प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन को जमीन में बढ़ा देते हैं। ठीक है बेटा, तो अगर आपको कोई और चीज जो आपको जाननी हो तो आप YouTube के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें ये पढ़ाइए, ये टॉपिक हमें थोड़ा सा अटका हुआ है, या आप जीटी का जो भी साइंस से रिलेटेड टॉपिक है वो भी आप पूछ सकते हैं। और बायोलॉजी, जो एग्रीकल्चर वाले बच्चे हैं और बायो वाले बच्चे हैं, वो बायोलॉजी भी हमसे पूछ सकते हैं, है ना। हम ट्राई करेंगे आपके सामने बेस्ट चीजें लेके आने की जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, पर एनसीईआरटी में आपका इतना ही दिया हुआ है। ठीक है, हमने माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर शुरू करना था, पर बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स भी दिए हुए हैं इसमें, है ना। ये जो पार्ट है ये बायो फर्टिलाइजर की तरह नहीं है, लेकिन ये खेती में काम में लिए जाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे आपको दे दिया है ये। ठीक है, थैंक यू क्लास लेने के लिए। जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।